हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर। तो देखो, आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2027 वाला एक हिंदी का वायरल पेपर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो हिंदी का जो पेपर है 2027 का हिंदी का पेपर है। आप लोग इस पेपर को तैयार कर लो और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग इस पेपर को तैयार कर लोगे तो आप लोगों का जो स्कोर है 70 में 70 नंबर आप लोगों का स्कोर भी पक्का हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मेरा आज का कोड है 822 ईओ कोड का पेपर लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो इस पेपर को पूरा तैयार कर लो। पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को जो समय दिया जाएगा, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद देखो, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। पूरा पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग तैयार कर लो और पेपर देने चले जाओ। फिर आप लोगों का पूरा 70 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरा दिया गया है, नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पेपर पढ़ने जाओगे, पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को सबसे पहले 15 मिनट तक आप लोगों को अपने पेपर को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। इसके बाद निर्देश नंबर 3 दिया है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आप लोगों को ओएमआर उत्तरक पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है ना। तो ओएमआर सीट जो होगी वो आप लोगों को वहीं पर ही दी जाएगी। जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को ओएमआर सीट मिल जाएगी। इसके बाद चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दें। खंड आ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को उन सब का उत्तर ओएमआर सीट पर देना होगा। इसके बाद देखो, ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर मेरा और निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि खंड बा जो रहने वाला 50 अंक का खंड बा रहने वाला है और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूं कि 2027 में आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो, मेरा प्रश्न है कि यहाँ से स्टार्ट होता है खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न, और जो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ऐसा प्रश्न आएगा, 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। तो चलिए भाई देखो, ए ऑप्शन दिया झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा सी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि लहरों के राजहंस, देखो प्रश्न नंबर 2 दिया है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखो, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हो जाएंगे। चलो अच्छा, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि तितली जो है किस विधा की रचना है। तितली जो है किस विधा की रचना है, ये भी पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तितली जो है एक उपन्यास विधा की रचना है। तो आप लोगों को उपन्यास को याद रखना है। तितली एक उपन्यास विधा की रचना है। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शुक्ल युग का नामकरण किसने दिया। तो शुक्ल युग का नाम किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने शुक्ल युग का नाम दिया था। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो 1 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे। चलो अच्छा, आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि प्रयोगवादी कवि कौन है। प्रयोगवादी कवि कौन है, तो इसका राइट देखो, 1 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा कि प्रयोगवादी कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जी जो है एक प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे। अज्ञे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 और 7। प्रश्न नंबर 7 देखो कि रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है।
तो इसमें देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी जो है ये रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। चलो चाहेंगे फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि रीत काल की काव्य भाषा क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों पूछा गया है कि रीत काल की काव्य भाषा कौन होती है, 1 नंबर का आएगा। तो ब्रज भाषा जो होती है, ब्रज भाषा जो है ये रीत काल की काव्य भाषा हो जाएगी। चलो आगे देखो फिर मैं प्रश्न नंबर 9 की ओर ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि धूप के धान, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि धूप के धान किसकी रचना है, 1 नंबर का आएगा कि धूप के धान किसकी रचना है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो प्रश्न नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो यहाँ पर कहता है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, 1 नंबर का आएगा। तो चिदम्बरा जो है ये एक सुमित्रानंदन पंत की रचना हो जाएगी। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कहते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं, ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो रस के 4 अंग होते हैं। अब आगे देखो एक अलंकार से प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु मंद पवन की नोकों से, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो ये भी पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें सही होगा मेरा। तो यहाँ पर इसका प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। और प्रश्न नंबर 13 कहता है कि रोला जो है किस प्रकार का छंद है, रोला जो है भाई किस प्रकार का छंद है। तो रोला जो है किस प्रकार का छंद है, 1 नंबर का आएगा। रोला एक सममात्रिक छंद है। अब अगला देखो प्रश्न नंबर 14 जो है ये एक उपसर्ग से प्रश्न उठाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 14 जो उपसर्ग से उठाया गया है कि सहपाठी शब्द में, है ना, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सहपाठी शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो 1 नंबर का आएगा। तो सहपाठी शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहे। और प्रश्न नंबर 15 कहता है कि वेद पुराण शब्द में कौन सा समास लगा है, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि वेद पुराण शब्द में कौन सा समास है। तो भाई इसमें द्वंद्व समास लगा है। तो वेद पुराण में द्वंद्व समास हो जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 के बारे में बात करते हैं कि भाप का तत्सम रूप क्या होता है। भाप का तत्सम रूप क्या होता है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो भाप का तत्सम रूप वाष्प होता है। प्रश्न नंबर 17 कहते हैं कि तेसाम तदपुल्लिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो भाई 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। और इसका डी ऑप्शन सही करेंगे, षष्ठी बहुवचन, है ना। तो अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो भाई देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। और प्रश्न नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है। तो बता दीजिए भाई वाच्य का भेद कौन सा है, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 कि सीता ने पत्र लिखा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है, 1 नंबर के ये भी आ जाएगा। इसमें कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि आप लोगों के मॉडल पेपर में रखे गए थे प्रश्न, वही प्रश्न बताए हैं। अब जो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का, यहाँ से स्टार्ट होता है गद्यांश, है ना, जो कि आप लोगों का यहाँ से पार्ट बी आप लोगों का बन जाता है। खंडवा यहाँ से पूछा गया। तो खंडवा में देखो आप लोगों से एक गद्यांश पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 यानी कि 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाएगा। तो 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। तो इसको पहले पढ़िए। देखो क्या कहता है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। तो यहाँ से देखो यहाँ पर मित्र लिखा है। तो मित्र को पढ़ करके मैंने समझ लिया कि जो चैप्टर है मेरा, कि ये जो मेरा गद्यांश है मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किससे चैप्टर से लिया गया, मित्रता, है ना। अब आगे हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम 3 प्रश्न देखेंगे कि 3 प्रश्न हमारे सामने कौन कौन से रखे हैं। तो पहला अब हम इसको सॉल्व करवा देते हैं। 3 प्रश्न देखो कौन कौन से। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखो कैसे लिखते हैं, संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। फिर यहाँ से देखो यहाँ से लिखा है, ये भी पेपर में 2 नंबर का आएगा, ये पेपर में 2 नंबर का आएगा। फिर खंडवा कहते हैं कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का ही आएगा। यहाँ से लिख देना रेखांकित अंश की व्याख्या कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सही रहता है। जो सच्ची मित्रता होती है वो जीवन निर्वाह के लिए बहुत अच्छी रहती है।
और फिर अगर हम आगे बात करें कि सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी तकलीफ, दुख और गलतियों बिना कहे समझ लेता है। ठीक वैसे ही एक उत्तम डॉक्टर रोगों को पहचान कर सही इलाज करता है। इसलिए सच्चे मित्र की तुलना एक डॉक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान, व्यवहार में कोमल होता है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करनी चाहिए। चलिए आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर तीसरा जो प्रश्न पूछा गया वो यहाँ से पूछा गया है कि हमें मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ से उत्तर लिख देना कि हमें मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारी दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्य की मर्यादा की पुष्ट करेंगे। तो ये जो गद्यांश आप लोगों का 6 नंबर का पेपर में गद्यांश पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लो। चलो अच्छा आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया है जो कि यहाँ पर देखो लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा जाता है। तो विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। चलिए अच्छा आगे देखो, यहाँ पर अथवा करके दिया है। अथवा में देखो मैंने आप लोगों को ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है और नीचे वाला आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लो कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश में नहीं, आज मानव मात्र के लिए जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया। चलो अच्छा, अब यहाँ से आगे देखो बात करते हैं। यहाँ से आप लोगों का पेपर में एक पद्यांश भी पूछा जाएगा। पद्यांश देख लो कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 × 2 गिलास मतलब 6 नंबर का पूछा जाएगा। किलकत कान गुटरमनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कभों निररखी हरि आप छा कौ, करी सो पकड़न चात, किलकतिया से राजद्वय, दतियाँ पुनि पुनि ती अवगात, कनक भूमि पर कर पक छाया। उपमा इक इसके बाद आगे देखो दिया है यहाँ पर, इसको भी पढ़ लेना। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब मैं आगे बात करता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये कहाँ से उठाया गया है। तो यहाँ से लिख देना संदर्भ। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया कि इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ को कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर संदर्भ लिख देना और रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से कर देना। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे करनी है देखो कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए, इसमें देखो श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया कि जब वो छोटे थे तो कैसे टहलते थे, कैसे घूमते थे, है ना, कैसे हंसते थे, उन सब के बारे में बताया गया कि श्री कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जब अपनी परछाई को देखते हैं तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। फिर आगे देखो बात करते हैं, कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। इतना करने के बाद फिर तीसरा प्रश्न यहाँ से देखो पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश में किसके बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। तो लिख देना उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। अब आगे देखो ये अथवा करके दिया गया है कि सौरभ भीना जीना गीला और ये मृदुवंचन सा दुकुल, चल अचल में झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। 3 प्रश्न ये दिए गए हैं, इसको भी देख लेना। अब यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे जो कि पेपर में 5 नंबर का पूछा रहेगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा याश्च। अब देखो यहाँ पर हमने भारतीय संस्कृति लिखा है और केंद्र स्थल लिखा है इत्यम संस्कृत वांग्मय से संस्कृतिश्च आलोका मुगल युवराज दारस्य को। इसको पढ़ करके मुझे आइडिया लग गया कि ये मेरा वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। तो अब हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधा यहाँ पर देखो संदर्भ जो होगा, संदर्भ आप लोगों का 2 नंबर का पूछा रहेगा और जब आप लोग इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे, हिंदी में अनुवाद आप लोगों का पेपर में 3 नंबर का हिंदी का अनुवाद भी पूछा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका संदर्भ लिख देते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, महत्व का वर्णन है। हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिख देना कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है।
यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। जो हमारे मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। बताओ भाई, इतना प्रसन्न हो गए थे। अब ये देखो अथवा करके दिया है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, तो इसको आप लोग अपनी तरफ से सॉल्व कर लेना। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं। अब जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक पद्यांश, वो तो हमारा गद्यांश था। अब यहाँ से पद्यांश देखो, पद्यांश भी भाई पेपर में 5 नंबर का पद्यांश भी पूछा जाएगा। तो पद्यांश में देखो, सबसे पहले इसको मैं पढ़ा देता हूँ। पद्यांश के निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसके यहाँ से हिंदी में अनुवाद लिख देना। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण को देख कोई भी दुखी ना हो। और इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को अथवा करके दिया गया। और ये देखिए आप लोगों का खंड का पूछा गया है। खंड का पेपर में आप लोगों का 3 नंबर का खंड का भी आएगा। खंड का भी आप लोग तैयार कर लेना। कोई भी खंड का आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग तैयार कर लो। खंड का आपके बाद सीधा हम लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा। तो भाई 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। तो मैं आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख करके बता देता हूँ कि आप लोगों को पेपर में कैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ से आप लोग लिख देना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान हुआ था। पिता का नाम कौन थे, चंद्रबली शुक्ल। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को होती है। रचनाएं देख लो, चिंतामणि विचार भी थे, रश्मिमांसा त्रिवेणी। इसके बाद इनका जीवन परिचय यहाँ से लिख देना कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगोना नामक गाँव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। शुक्ल जी 4 वर्ष की आयु में अपने माता पिता के साथ कहाँ चले गए, तो ये हमीरपुर चले गए थे। अपने माता पिता के साथ हमीरपुर चले गए थे। हमीरपुर में रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून के पद पर हुई। और 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। तो इसका पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो और पढ़ने के बाद ये रचनाएं लिख देना कि रश्मिमांसा त्रिवेणी चिंतामणि। इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ से खंड यहाँ पर से लिखा है 12 नंबर, जो कि हमारा दिया है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। तो यहाँ से अब मैं बात करता हूँ कवि के बारे में। तो कवियों में से देखो सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी जी का तैयार करो। और ये हमारा तुलसीदास जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को ऐसे लिखना है। इनका जन्म देख लो कब हुआ था, जन्म सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान देख लो राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु नरहरिदास, पत्नी 2 की थी, रत्नावली इनकी पत्नी थी। ये देखो पूरा इनका जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय आप लोग भाई तैयार कर लो कि रचनाएं देखो कि रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका है, ये इनकी रचना हो जाएंगी। जीवन परिचय देख लो, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। अब देखो तुलसीदास जी के जो पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। अब तो मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण भी किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वानों ने वेद पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान भी कराया था। और फिर इसके बाद लास्ट में लिख देना इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बाद रचनाएं लिख देना रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। इतना पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। अब आप लोगों को एक यहाँ पर क्या करना है कि एक श्लोक भी तैयार कर लेना है। श्लोक जो है पेपर में 2 नंबर का श्लोक पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि शहर के सफाई के लिए आप लोगों को पत्र लेखन भी पूछा जाएगा। पत्र लिखना है, 4 नंबर का पत्र आएगा। 2 पत्र दिए जाएंगे, 2 में से 1 करना है, अथवा करके दिया है। इसके बाद फिर आप लोगों को देखो संस्कृत में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। संस्कृत के प्रश्न उत्तर कैसे होंगे, तो प्रश्न नंबर 9 में 2 नंबर का संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट में निबंध पूछा जाएगा, जो कि 7 नंबर का निबंध आएगा। तो निबंध में देखो कौन कौन से निबंध आप लोगों को तैयार करने हैं।
तो भाई 7 नंबर का निबंध आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, विज्ञान अभिशाप वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो इतना आप लोगों को तैयार कर लेना है। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ से ये जो आप लोगों का जो 2027 का जो पेपर है, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है, इसको आप लोग तैयार करके अपने पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर ला सकते हो, है ना। तो चलिए भाई, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।